अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम नया कंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंकेज 2, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेशल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग टेक्निक्स। ठीक है, इससे पहले हम लिंकेज 1 में जो बेसिक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग टेक्निक्स हैं वो पढ़ चुके हैं, जिसमें कि बेसिकली लिंकेज एनालिसिस बाय रिकॉम्बिनेशन से हम मैप करते हैं। ठीक है, अब हम उसमें जो स्पेशल फीचर्स हैं, जो स्पेशल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग टेक्निक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ लार्ज मैप डिस्टेंसेस। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कि ये है क्या जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग है क्या। उसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई है, ये वाली। ठीक है, पहले ये स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, लिंकेज 2 जो आपका सेकंड है, इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, जो हमने जो इससे पिछला जो सारा कंटेंट पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से मैपिंग करना। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले लिंकेज को फाइंड आउट करते हैं कि लिंकेज है या नहीं है, टेस्ट प्लॉट करते हैं, उससे हम जो प्लॉजिंग आती है उसमें फाइंड आउट करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लेते हैं मैप डिस्टेंस। ठीक है, मैप यूनिट्स। ठीक है, वो सारा हमने पहले पढ़ लिया हुआ है चैप्टर 5 में, तो उसकी बेसिस पे हम मैप बनाते हैं। ठीक है, इन चैप्टर 5 वी कंसीडर द बेसिक मेथड फॉर मैपिंग यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। According to that method, the investigator measures the recombinant frequency in a random sample of products of meiosis, and from these measurements determines the degree of linkage between the genes in question. तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आ रही है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर मियोसिस। ठीक है, इसी की बेसिस पे हम कर रहे थे। फर्स्ट, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, you will see that measuring recombinant frequency does not always give an accurate। अच्छा, अब उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं ये वो डिस्कस किए हुए हैं कि 3 मेन चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, एक है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, दूसरा रैंडम प्रोडक्ट, और तीसरा मियोसिस। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे हम वो मेथड अप्लाई करके मैपिंग करते हैं। नंबर 1 रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बाद में मैप यूनिट्स का नाम देते हैं, कि जितनी वो फ्रीक्वेंसी होती है उतने मैप यूनिट्स डिस्टेंस होता है, या उतने सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होता है। उसके बाद आ जाता है रैंडम प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस का रैंडम प्रोडक्ट हम लेते हैं उसमें। ठीक है, अब इन तीनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, रैंडम फ्रीक्वेंसी में क्या मसला है। You will see that measuring recombinant frequency does not always give an accurate measurement of map distance, and sometimes corrections need to be made. आपको याद होगा जब हमने वो 3 पॉइंट टेस्ट प्लॉट पढ़ा था, उसमें जो हमारी सेकेंड एग्जांपल थी उसमें जो हमने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस, उससे जो हमारा डिस्टेंस जो हमने बाद में लिया था वो डिफरेंट आया था, और हमें बाद में करेक्ट करना पड़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर बार रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से हमें एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो नहीं मिल जाता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसमें हमें करेक्शन करना पड़ती है। तो एक ये मसला हो गया। दूसरा, रैंडम प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ है रैंडम प्रोडक्ट। उसमें क्या मसला है, सम ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अलाउ द इन्वेस्टिगेटर टू स्टडी द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मियोसिस। हाँ, ये मसला नहीं है, ये एक्चुअली हमें एक और चीज़ बताई गई है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि उनका लाइफ साइकिल इस किस्म का है कि हम इंडिविजुअल मियोसिस को भी कंसीडर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक रैंडम लें प्रोडक्ट। ठीक है, मियोसिस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से अगर हम रैंडम लेंगे तो हम पूरा जो एक एक मियोसिस है उसे कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, मियोसिस के सारे प्रोडक्ट्स को कंसीडर नहीं कर पाएंगे अगर हम रैंडम लेते हैं। तो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि हम इंडिविजुअल मियोसिस को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो अगर हम उसको करते हैं तो वो ज़्यादा हमें बेहतर रिजल्ट दे सकता है, अलाउइंग अ डिफरेंट व्यू ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, उससे हमें रिकॉम्बिनेशन का एक डिफरेंट व्यू मिल जाता है अगर हम एक एक मियोसिस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकें। ठीक है, थर्ड, मियोसिस इटसेल्फ, इट माइट
come as a surprise to learn that genes can recombine at meiosis. This opens up some important mapping methodologies in those situations. ठीक है कि meiosis के दौरान जो होती है रिकॉम्बिनेशन, तो बेसिकली तो हम उसी की बेसिस पे कर रहे होते हैं ये मैपिंग, ठीक है। उसी से हमें मैपिंग की डिफरेंट मेथडोलॉजीज में मिल जाती हैं। हाँ, वो तो हमने देखे थे एलील रिकॉम्बिनेशंस, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो थे एलील रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर हुई, इधर वाले एलील इधर चले गए, उधर वाले इधर आ गए, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन समटाइम्स जीन्स कैन रिकम्बाइन एट meiosis, कुछ जीन्स रिकम्बाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको नए मेथड्स कुछ मिल जाते हैं मैपिंग के लिए। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम जो आगे ये चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इन्हीं की बेस पे हम आगे जो नेक्स्ट मेथड्स जो पढ़ेंगे वो इन्हीं की बेस पे काम करते हैं। मैपिंग क्रोमोसोम्स इज़ वन ऑफ द सेंट्रल एक्टिविटीज़ ऑफ जेनेटिक्स। The goal of genetics after all is to understand the structure, function and evolution of genome, ठीक है। ज़ाहिर आपने जीनोम को स्टडी करना है तो मैपिंग जो है वो उसमें एक पिवटल रोल प्ले करता है, ठीक है। जब आप मैप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जीनोम किस तरह का है, उसमें जीन्स कहाँ कहाँ पे हैं, कितने कितने डिस्टेंस पे वो लोकेटेड हैं, ठीक है। तो इसलिए मैपिंग जो है वो एक सेंट्रल एक्टिविटी होती है जेनेटिक्स की। द कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर आर ऑल पार्ट ऑफ एवरीडे वोकैबुलरी ऑफ जेनेटिक्स इन द सेम वे। हाँ, जिस तरह से हमने पहले एक्सटेंशन पढ़ी थी मेंडल के काम की, ठीक है, मेंडल के जो सेग्रीगेशन के रूल्स हैं उनकी एक्सटेंशन पढ़ी थी। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे दीज विल बी एक्सटेंशंस ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ मैपिंग। बेसिक रूल्स आप इससे पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आपने मैपिंग करनी है। अब आप उनको एक्सटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये उसकी एक्सटेंशन है जो अभी आपने स्टडी करनी है। तो अब पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद अब, ठीक है। तो वो कौन सा है जी? यस, एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ लार्ज मैप डिस्टेंसेस, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक है इस सेकंड लिंकेज टू वाले में, ठीक है, कॉन्टेंट में। एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ लार्ज मैप डिस्टेंसेस। अच्छा, सबसे पहले तो एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ लार्ज मैप डिस्टेंसेस, इसका मतलब क्या है? फिर वही एग्जांपल अगर आप अपने माइंड में लेके आए, जब हमने 3 पॉइंट एस्ट्रॉस को स्टडी किया था, उसमें जो हमारी सेकंड एग्जांपल थी उसमें जो दोनों साइड वाले जीन्स थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो थोड़ा कम आ रहा था उसके मुकाबले में जब हम दोनों को अलग अलग स्टडी कर रहे थे। मैं भी आपको उसकी एक फिगर दिखाता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम लार्जर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे मैप यूनिट्स आते हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं आते हैं, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते थे, ठीक है। उसके बाद हम उसे लेते थे मैप यूनिट। मैप यूनिट हम किसे कहते थे? हम मैप यूनिट कहते थे, जेनेटिक मैप यूनिट वाज डिफाइंड एज रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1%, ठीक है। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1 मैप यूनिट होती थी, यही था ना, ठीक है। अगर 2 रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी थी 2%, तो 2 मैप यूनिट हम ले लेते थे उससे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ता है, अगर हम उसी एग्जांपल को दोबारा से उस पर गौर करें तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो हमारे ये जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है ये उतनी एक्यूरेटली मैप यूनिट्स हमें नहीं देती जितना कि वो स्मॉलर यूनिट के लिए देती है, स्मॉलर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल यूनिट, यूज़फुल भी है, सारा कुछ है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमें जो मैप यूनिट मिलते हैं वो उतने रिलायबल नहीं होते रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे, ठीक है। द लार्जर द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी द लेस एक्यूरेट इट इज़ एज अ मेजर ऑफ मैप डिस्टेंस। मतलब ये मैप डिस्टेंस को उतना
एक्यूरेट मेजर नहीं करती जितना कि स्मॉलर डिस्टेंस के लिए करती है। इन फैक्ट मैप यूनिट्स calculated from large recombinant frequencies are smaller than map units calculated from smaller recombinant frequencies। मसलन ये देखिए, अगर आपके पास एक इतना लंबा डिस्टेंस है, ठीक है, इसके दरमियान अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर आप रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की मदद से मैप यूनिट निकालते हैं और दूसरी साइड पे आपके पास एक ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा ये है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास जो इसके लिए मैप यूनिट आ रहे हैं ना, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, ठीक है, इसके लिए जो आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि इसका मैप यूनिट की जो वैल्यू है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा आ जाती है। समझ आ रही है? होना तो ये चाहिए कि मैप डेफिनेटली ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मैप यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए या ज़्यादा सेंटीमॉर्गन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो इसकी जो है वो वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, इसकी कम आती है, इतना ज़्यादा इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है कुछ केसेस में, ठीक है। समझ आ रही है? ऐसे ही हमारा वहाँ पे भी हुआ था, मैं भी अभी आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। वी इनकाउंटर्ड दिस इफेक्ट इन एग्जांपल इन चैप्टर 5, ठीक है, वहाँ पे जो हमने पढ़ी थी। टिपिकली व्हेन मेजरिंग रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 3 लिंक्ड लोसाई द सम ऑफ 2 आइडेंटिकल रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज इज ग्रेटर दैन द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द आउटसाइड लोसाई। ये यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए, वहाँ पे भी हमारे साथ यही हुआ था। जब हम ए और बी के दरमियान वाला जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी लेते हैं और बाद में बी और सी के दरमियान की लेते हैं, ये वाली एक्स आई है, ये वाई आई है, ठीक है, इसकी रिकॉम्बिनेंट ये ए और बी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्स है, बी और सी के दरमियान वो वाई है। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, एक्स और वाई को, और उसके बाद उनको ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा होती है उसके मुकाबले में अगर हम ए और सी के दरमियान डायरेक्ट रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालें। समझ आ रही है? जैसे वहाँ पे हुआ था 18 पॉइंट समथिंग था इन दोनों का टोटल 19 पॉइंट समथिंग, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डायरेक्ट इन दोनों के दरमियान आया था दैट वाज समथिंग 16 पॉइंट समथिंग या कुछ, ठीक है, तो ये कम आता है उसके मुकाबले में। जब हम इन दोनों के दरमियान जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों के इंडिविजुअल डिस्टेंसेस को ऐड अप करने से वो कम आती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन दोनों ए और सी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ लेस दैन एक्स प्लस वाई, होनी ये एक्स प्लस वाई के दरमियान के इक्वल चाहिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये एक्स प्लस वाई के इक्वल नहीं आती, उससे कम आती है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? अब जब हम उसी एग्जांपल पे गौर करें तो हमें उसकी रीज़न पता चल गई थी, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि डबल रिकॉम्बिनेशन हुई थी। अब यहाँ पे मैसेज क्या है? द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ मैप डिस्टेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम ऑफ डिस्टेंसेस कैलकुलेटेड बाय शॉर्ट सब इंटरवल्स, ठीक है। बेस्ट जो है वो यही है कि आपके पास अगर छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं आप उनको अलग अलग कैलकुलेट करें, उनको ऐड अप करें, वो बेस्ट मेथड है आपकी, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये छोटे डिस्टेंसेस हर बार मौजूद हों, हो सकता है आपके पास ये बी लोकस ना हो, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे किसी जगह पे बी हो, दरमियान में कोई भी लोकस आपके पास ना हो, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप? यही यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउएवर बट इफ़ वी हैव नो इंटरवीनिंग मार्कर लोसाई अवेलेबल टू मेजर रिकॉम्बिनेशन इन शॉर्टर इंटरवल्स, ठीक है, हमारे पास अगर शॉर्टर इंटरवल्स के लिए है ही नहीं, ऐसा कब हो सकता है? मसलन अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पहले आपने मैप किया नहीं हुआ, ठीक है, अभी नया है, आपके पास कम लोसाई होंगे तो दरमियान में डिस्टेंसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। Such a situation would be commonly encountered when beginning to map a new experimental organism, ठीक है। और या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल है आपके पास जिसका
जीनोम बहुत इनॉर्मस है, बहुत बड़ा है, ठीक है, दरमियान में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम जो है वो बहुत बड़ा है और जीन्स उसके मुकाबले में कम है, दरमियान में बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाती है अगर आप उसकी मदद से अगर आप मैप यूनिट्स कैलकुलेट करें तो, ठीक है। समझ आ गई ना अभी तक जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है आपने, मसलन अब उसी अगर आप डायग्राम पे गौर करें, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया था कि अगर आपके पास दरमियान में ये बी नहीं है, ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस है आपके पास कैलकुलेट करने के लिए, जिसने आपको मिसलीड किया है पहले भी। ये देखिए इन दोनों को ऐड करने से जो डिस्टेंस आ रहा है उससे कम डिस्टेंस दिया है इसने, और अगर ये ज़्यादा हो, इससे भी ज़्यादा हो, यहाँ पे किसी जगह पे हो ए और इस जगह पे कोई बी और दरमियान में कोई भी ना हो, तो ये और ज़्यादा मिसलीडिंग होगा, ठीक है। और ठीक है, अब समझ आ गई इस चीज़ की। फर्दर मोर व्हाट अबाउट द शॉर्टर इंटरवल्स देमसेल्व्स इफ़ देयर वर अदर लोसाई बिटवीन ए एंड बी एंड, हाँ, दूसरी हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर ए बी के दरमियान हो हमारे पास एक और लोकस हो या दो हों, बी और सी के दरमियान ज़्यादा लोकसाई हों, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर वो हेल्पफुल है हमारे लिए कि अगर हम छोटे छोटे जो इंटरवल्स हैं उनके लिए अगर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालें और उनको ऐडअप करते जाएं वो बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें मिल जाए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिस्टेंसेस को करना पड़ता है कवर, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अच्छा, इसकी अभी रीज़न क्या है, रीज़न मैंने आपको बताया, जैसे हमने चैप्टर 5 में देख लिया था कि वहाँ पे डबल रिकॉम्बिनेशन हुई थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है मल्टीपल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ज़रूरी नहीं सिर्फ डबल से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ट्रिपल्स भी हो सकते हैं, क्वाड्रुपल्स हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट्स के दरमियान ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हो जाती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फिर ज़्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन दोबारा बना देती हैं, ठीक है। अगर बार बार अगर एक डिस्टेंस के दरमियान ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो वो उसमें बहुत सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस दोबारा बन जाते हैं जिन्हें हम बाद में इग्नोर कर देते हैं एज रिकॉम्बिनेंट्स, हम उन्हें एज रिकॉम्बिनेंट्स कंसीडर नहीं करते। उस एग्जाम्पल में भी ये हुआ था कि हमने उनको पहले इग्नोर कर दिया था, उन्हें पेरेंटल कॉम्बिनेशन समझा था, बाद में फिर हमने उन्हें इंक्लूड किया था, ठीक है। तो यही होता है इसमें, जितने ज़्यादा फिर वो डबल ट्रिपल या क्वाड्रुपल या उससे भी ज़्यादा अगर हाई लेवल की क्रॉसिंग ओवर हो जाती है दो पॉइंट्स के दरमियान तो फिर वो मिसलीडिंग हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन दोबारा बन जाते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम आती है, जिसकी वजह से हम उस डिस्टेंस को कम कैलकुलेट करते हैं। अब इसे हमने करेक्ट कैसे करना है, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन कि चलिए ठीक है ये तो हो जाता है, इसे हमने ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है जो हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, वही कि हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी टेक दीज मल्टीपल क्रॉसओवर्स इनटू अकाउंट व्हेन कैलकुलेटिंग दी मैप डिस्टेंसेस, कैसे कर सकते हैं। व्हाट वी नीड इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट एक्यूरेटली रिलेट्स रिकॉम्बिनेशन टू मैप डिस्टेंस। हमारे पास कोई मैथमेटिकल फंक्शन हो जो इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सके। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी नीड इज़ अ मैपिंग फंक्शन, उसे मैपिंग फंक्शन कहते हैं। अ मैपिंग फंक्शन इज़ अ फॉर्मूला फॉर यूजिंग रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज टू कैलकुलेट मैप डिस्टेंसेस करेक्टेड फॉर मल्टीपल क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स। उस वक्त हम क्या कर रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसीज थी उन्हें हम एज सच ही यूज़ कर रहे थे एज मैप डिस्टेंसेस। अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम उन्हें पहले अप्लाई करेंगे एक मैथमेटिकल फार्मूला जिसे मैपिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। उसकी मदद से हम उसे पहले करेक्ट करेंगे, हमारे पास आएंगी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज, उन्हें हम उस फार्मूला से गुजार के उससे निकाल लेंगे अपने डिस्टेंसेस, मैप डिस्टेंसेस, ठीक है। हम डायरेक्ट उनको मैप डिस्टेंस नहीं कंसीडर करेंगे बल्कि उस फार्मूला से गुजारेंगे, उस मैपिंग फंक्शन से, ठीक है। अब हमारे पास जो मैपिंग फंक्शन इस केस में है दैट इज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी मदद से हम अब इनको करेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? शायद हमने पहले आप लोगों ने कहीं ये पढ़ा हो मैथमेटिकली, कहीं स्टैट वगैरह में, ठीक है। ये करता क्या है, ठीक है। दिस मैथमेटिकल टूल इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज मेयरली अ डिस्ट्रीब्यूशन of frequencies of the different types of classes that arise from sampling। हमारे पास जो सैंपल आएगा उसमें कुछ क्लासेस होंगी, ठीक है। उनकी हर क्लास की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी, आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उन सभी क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके मुताबिक जो है आपने वैल्यूज निकालनी है हर एक की। आगे जब एग्जांपल करेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस कंटेनिंग 0, 1, 2, 3, 4 और अप टू i आइटम्स व्हेन द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स पर सैंपल इज नोन। हमारे पास एवरेज जो है वो हमें नोन है, फिर आपने वो क्लासेस जिनमें 0, 1, 2, 3 या i तक कोई भी उनके अंदर हैं, हर क्लास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है आप, ठीक है। जिस तरह से आप नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, यहाँ पे आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वो अभी आपको बताऊँगा कि वो किस तरह से बनाते हैं। और ये हमारे पास ज़्यादा जो हेल्पफुल होती है वो किस कंडीशन में होती है? particularly useful when the average is small in relation to the total number of items possible। आपके पास एवरेज स्मॉल है ये, लेकिन आपके पास जो पॉसिबल आइटम्स हैं वो बहुत सारी हैं। मसलन एग्जांपल उसकी है कि जैसे अब आप एक बार डिप करते हैं नेट को एक पॉन्ड में और उसमें कितने टैडपोल आ सकते हैं, उस बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बार बार ऐसे डिप करते हैं तो जो एवरेज आपके पास आ रही है वो सिर्फ 2 या 3 की है या 1 की है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि या खाली आ रहा है या 1 के साथ आ रही है, 2 के साथ, हो सकता है किसी बारी में 10 के साथ भी आ जाए, ठीक है। तो जो चांस है वो बहुत ज़्यादा का भी है, लेकिन जो एवरेज है वो बहुत कम है। इसी तरह से नंबर ऑफ डेड बर्ड्स ऑन द साइड ऑफ ए हाईवे इज़ पोटेंशियली वेरी लार्ज। पोटेंशियली बहुत सारे डेड बर्ड्स वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन आप एक रोड का थोड़ा सा सैंपल लें, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे कोई भी ना हो या 1 या 2 मिलें आपको। तो जो एवरेज जिसमें आपको कम मिलती है लेकिन चांस बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे केसेस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको हेल्प करती है, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, लेट्स कंसिडर न्यूमेरिकल एग्जांपल, ठीक है। Suppose that we randomly distribute 100 $1 bills to 100 students in a lecture room। आपके पास एक लेक्चर रूम है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 100 बिल्स को, ठीक है। लेकिन करना आपने किस तरह से कि आपने एट रैंडम वहाँ पे फेंक देने हैं कि वो वहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही उठा दें, ठीक है। Perhaps by scattering them over the class from some point near the ceiling, ठीक है। आपने छत से किसी तरह से ऊपर से वो फेंक दिए 100 और 100 नीचे स्टूडेंट्स हैं, तो जो एवरेज आपके पास है वो 1 पर स्टूडेंट है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 ही आपने फेंके हैं, तो जो थ्योरेटिकली जो आपके पास एवरेज है दैट इज़ 1, ठीक है। लेकिन एक्चुअली तो ऐसे नहीं होगा, एवरेज आपके पास 1 है सिर्फ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 3 या 4 उठा लेंगे, कुछ होंगे जो 2 उठा लेंगे, कुछ बेचारों को 1 भी नहीं मिलेगा वहाँ से, ठीक है। बल्कि ज़्यादा ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलेगा या 1-1 मिलेगा सिर्फ, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो 4, 3, 2 उठा लेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास चांस है कि 3, 4, 5 भी उठा सकते हैं लोग, ठीक है, लेकिन एवरेज आपके पास जो है वो सिर्फ 1 है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 ही आपने दिए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे करते हैं? इन दिस एग्जाम्पल द आइटम बीइंग कंसिडर्ड इज द कैप्चर ऑफ ए बिल बाय अ स्टूडेंट।
हमने यही कैलकुलेट करना है कि कोई स्टूडेंट कितने कैप्चर करता है, ठीक है। वी वांट टू डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू क्लासेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बिल्स ईच कैप्चर्स एंड देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे उन क्लासेस में कि कितने कितने वो कैप्चर कर सकते हैं। लेट m रिप्रेजेंट द मीन नंबर ऑफ आइटम। यहाँ पे हमारे पास m कितना है, 1। जो एवरेज है ना आपकी थ्योरेटिकल जो एवरेज है वो पहले हमने लेनी है, वो है m जो कि 1 है, ठीक है। इस केस में 1 है। उसके बाद i वो एवरेज होगी उस क्लास की, हर क्लास की, जो वो जितने कैप्चर करते हैं। मसलन हम एक क्लास बनाते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो 4 कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो उसकी i की जो वैल्यू है कितनी होगी, 4। इसी तरह से उन्होंने ये 3 वाली दी है, ठीक है। फिर i रिप्रेजेंट द नंबर फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, से i इज इक्वल टू 3 फॉर दो स्टूडेंट्स हु गेट 3 बिल ईच, ठीक है। तो वो हर क्लास की अपनी अपनी होगी। मसलन वो क्लास जिसमें हमने वो स्टूडेंट्स रखे हैं जिनको कोई नहीं मिला, उसमें i होगा 0। ऐसी क्लास जिसमें हर स्टूडेंट को एक एक मिला है, तो उसमें i की वैल्यू होगी 1। 2 वाली में 2 होगी, जिसमें 3 बिल्स पकड़े हैं स्टूडेंट ने, उसमें i की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है fi, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे i से। लेट्स से ये 3 वाली जो क्लास है, अगर उसमें 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 कैप्चर कर लिए हैं, तो आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास fi की वैल्यू आएगी जो कि 45 होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने f को, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है i से, ठीक है। ये तीसरी चीज़ है आपके पास, m, उसके बाद i, फिर fi, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है वो ये है जी, fi फ्रीक्वेंसी का, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, fi इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस m रेज़ टू द पावर i फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल शायद आपने पढ़ा उस टाइप में, ठीक है। ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। तो ये आपके पास अब है। e क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.7 है। तो e की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 2.7 है। उसके बाद क्या है, ये जो साइन है मैंने आपको पहले बता दिया, ये फैक्टोरियल सिंबल है। मसलन अगर आपके पास i की वैल्यू 4 है ना, तो फैक्टोरियल इसका क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल आप इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, अगर i की वैल्यू ये है। समझ आई इसकी आपको। और ये क्या है, सिंपल आपने पावर रेज करनी है उसकी -7, ठीक है। और क्या, यहाँ पे m की पावर जो है वो i है। समझ आ गई। ये आपका फॉर्मूला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके आगे क्या है जी, व्हेन कंप्यूटिंग f0, फॉर एग्जांपल हम f0 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, 0 की आप रिकॉल दैट एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो फिर वो 1 नहीं आएगा जब आपकी जो वैल्यू 0 होगी, तो ठीक है। तो अगर यहाँ पे i की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, आगे सारे आएगा इसका टेबल पूरा, ठीक है। टेबल 6.1 गिव्स वैल्यूज़ ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस m फॉर m वैल्यूज़ फ्रॉम 0.0 टू 1.0, ठीक है। मतलब अगर आपके पास m की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो उसका पूरा टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कि अगर आपकी m की वैल्यू 0 है, तो उसके लिए e रेज़ टू द पावर m जो है वो 1 होगी, जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर 0 हो तो 1 आता है ये, ठीक है। फिर ये 1 होगी। इसी तरह से जब m की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ साथ ये उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके m की वैल्यू 1 है, 1.0, और उसके लिए e रेज़ टू द पावर माइनस m जो वो ये है 0.368। हमारे पास जो केस है अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास भी m की वैल्यू 1 आई थी। अगर आपने इससे ज़्यादा, अगर आपके पास m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, उसके लिए आप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर,
उसमें इससे ज़्यादा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टेबल में आपके पास वो नहीं दी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अगर आपके पास m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फिर आप कैलकुलेटर में वो निकाल सकते हैं। हमारे पास जो केस है उसमें m की वैल्यू है 1, इसका मतलब है हमारे पास जो e⁻⁻m है वो ये यूज़ होगा हर जगह पे 0.368, ठीक है। अब ये देखें हमारे वाली एग्जांपल में f0 है जब, तो e⁻⁻1 होगा, ठीक है। और क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 की पावर आप 0 कर देंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल जो है वो फिर 1 होगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वही होगी जो e⁻⁻m की थी, जो यहाँ पे थी 0.368, वही यहाँ पे निकल आएगी f0 के लिए, ठीक है। हमारी पहली क्लास जिसमें कि वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी बिल नहीं कैप्चर किया, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास उस क्लास की फ्रीक्वेंसी आई है 0.368, ऑलमोस्ट 37%, ठीक है। 0.37 ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट 37% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई बिल कैप्चर नहीं किया, ये इसका मतलब है। इसी तरह से अब वो क्लास जिसमें 1 है आई की वैल्यू, मतलब जिन्होंने एक बिल कलेक्ट किया है, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर उसी तरह से, ठीक है। ये तो वही रहेगा क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू सेम रहेगी तो ये भी सेम रहेगा, यहाँ भी m की वैल्यू सेम है, सिर्फ उसके ऊपर जो पावर है वो चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे अब i की वैल्यू 1 है। इसी तरह से यहाँ पे भी i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो फ़र्क यहाँ भी नहीं पड़ेगा, ये भी 1 ही आएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये भी सेम आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी 0.37 फ्रीक्वेंसी है, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये भी 37% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक बिल कलेक्ट किया है। अब आ जाते हैं 2 1 पे, जिन्होंने 2 कलेक्ट किए। यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि m की वैल्यू सेम है, m यहाँ भी सेम रहेगा, लेकिन ऊपर i जो है अब चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो फिर भी वो 1 ही आएगा, नीचे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अब 2 का फैक्टोरियल लेंगे, 2 का फैक्टोरियल जो है वो 2 आएगा, ठीक है। तो ये हाफ हो जाएगी 0.18, ऑलमोस्ट 18% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 बिल्स कलेक्ट किए हैं वहाँ से, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 पे, यहाँ पे ये अब 3 हो जाएगा, ठीक है। i की वैल्यू यहाँ भी 3 हो जाएगी, यहाँ भी 3 हो जाएगी। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 0.061 आ जाता है, या ऑलमोस्ट 6.1%, यानी 6.1% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 बिल कलेक्ट किए हैं। इसी तरह से 4 आ जाएगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल ये आ जाता है, तो जो कैलकुलेशन के बाद आएगा वो आ जाता है 0.015, ऑलमोस्ट 1.5% स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ठीक है, जिसमें ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं कि तकरीबन 18 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 बिल कलेक्ट किए हैं। वही जो मैंने अभी आपको बताया 37 है 0 और 1 वाले, ठीक है। 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 बिल्स कलेक्ट किए हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 37, 18, ठीक है, 6 और ये 2, ठीक है। ये उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से निकाली है, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे यूज़ की और उससे आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है। इसी मेथड से अब आप आगे जो आपके पास आएंगे ना डिस्टेंसेस, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, जो आपके पास आएंगी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज, उससे भी आपने इसी तरह से उनको करेक्ट करना है इसी मेथड से, ठीक है। ये उसका एक और ग्राफ दिया हुआ है उन्होंने कि अगर आपने m की वैल्यू 1 की बजाय ज़्यादा भी की है तो, ठीक है। मसलन अगर m आपके पास 10 है तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस किस्म की बन रही है। हमारे केस में 1 था तो वो ये थी, ठीक है, 37, 18, 6 और फिर 2, ये था हमारे पास जो
उस केस में था ये ग्रीन लाइन, लेकिन ये है m की वैल्यू 0.1, उस कंडीशन में आपके पास ये आ जाती है लाइन। अगर m की वैल्यू आपने 2 रखी है तो फिर ये आ रही है ऑरेंज लाइन, ठीक है। 3 के लिए ये पर्पल लाइन आ रही है आपके पास, और 10 के लिए आपके पास ये वाली डार्क ग्रीन लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको उन्होंने सपोज करके ये दी हैं वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपका ये लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी इसके आगे जो डेरिवेशन ऑफ ए मैपिंग फंक्शन है वो हम इसका सेकंड पार्ट रखते हैं, उसमें करेंगे, ठीक है। ये एक नया टॉपिक है, इसे आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, ठीक है। मुश्किल है, थोड़ा सा ड्राई सा है, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करें। ये बाकी जो है ये नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह समझाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।